हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बायोलॉजी अपना टॉपिक है आज का वंशागति का आणविक आधार, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसका पार्ट आपके सामने फर्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है। आज का जो पार्ट रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, जिसके अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण और शानदार दमदार क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन कहता है, मानव में ज्ञात सबसे बड़ी जीन। देखो, मनुष्य के अंदर जो जीन ज्ञात की गई थी सबसे बड़ी, उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। अगला पूछ रहा है कि डिस्ट्रोफिन में कितने करोड़ क्षार पाए जाते हैं। 2.4 करोड़ पाए जाते हैं, 3.4 करोड़ पाए जाते हैं, 4.4 करोड़ पाए जाते हैं, या फिर 5.4 करोड़ क्षार पाए जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर ज्ञात सबसे बड़ी जीन, आपको एक तो ये नाम याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि मनुष्य में ज्ञात सबसे बड़ी जीन कौन सी है। तो जिसका नाम होता है डिस्ट्रोफिन। कौन सी है बच्चा? डिस्ट्रोफिन, जिसके अंदर 2.4 करोड़ क्षार पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2.4 करोड़ क्षार पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। और आज का सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है कि पहला आनुवंशिक पदार्थ है। ऑप्शन देखना, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सीएससी। देखो आपके सामने रख दिया गया सेकंड क्वेश्चन। पहला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए है, या फिर आरएनए है, या फिर प्रोटीन है, या फिर आपके सामने रखा हुआ है सीएससी, यानी कौन सा इन चार में से। तो स्टूडेंट ध्यान देना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले खोजा गया आनुवंशिक पदार्थ कौन सा था? आरएनए था। लेकिन उसके बाद में कई प्रयोग किए गए और विश्लेषण में ये सामने आया कि वास्तव में ही आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। लेकिन पहला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा माना जाता है? आरएनए माना जाता है। नहीं भूलना है बच्चों इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के अगुणित डीएनए में कितने क्षार युग्म होते हैं? ध्यान से देखना, मनुष्य के अगुणित डीएनए में, कैसे में? हेप्लॉइड डीएनए में कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं, कितने बेस पेयर पाए जाते हैं? 5.5 गुणा 10 की घात 7, 4.6 गुणा 10 की घात 6, 3.3 गुणा 10 की घात 9, या फिर 6.3 गुणा 10 की घात 8। ये चार ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए। फटाक से जल्दी जल्दी बच्चे सही ऑप्शन के पास में पहुंचने का प्रयास कीजिए, ताकि आपकी टेस्टिंग आपको पता चले कितना आपने कवर अप कर लिया है। बहुत नज़दीक आपकी एग्जाम आ रही है, तो आपको बड़े ही जोर और शोर के साथ में अब काम करना होगा। अपनी जो पढ़ाई की लगनता है उसको बढ़ाना होगा। अपना जो टाइम पीरियड जो दे रखा आपने, उसको भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चा जैसे ही क्वेश्चन देखते हो, तुरंत उत्तर के पास में, करेक्ट उत्तर के पास में पहुंचने का यथासंभव प्रयास कीजिए स्टूडेंट्स। देखो चलते हैं, इसके अंदर सही ऑप्शन रहेगा आपके पास में से ऑप्शन 3.3 गुणा 10 की घात 9, यानी अगुणित डीएनए के अंदर पाए जाने वाले बीपी। बीपी का मतलब क्या हो गया? बेस पेयर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, डीएनए का वह खंड जो आरएनए का कूट लेखन करता है उसे कहते हैं। देखो, डीएनए का वह खंड जो आरएनए का कूट लेखन करता है उसे कहते हैं जीन कहते हैं, जीनोम कहते हैं, रज्जुक कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए। ऑप्शन ए जीन, ब जीनोम, से रज्जुक, द इंट्रॉन। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को कहा जाता है डीएनए का वह खंड जो आरएनए का कूट लेखन करता है? तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, उसे क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? जीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से किसका विकास हुआ? देखो, आरएनए का कर दिया रासायनिक रूपांतरण, जिससे विकास हुआ टीआरएनए का, एमआरएनए का, या फिर आरआरएनए का, या फिर डीएनए का। यानी आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से किसका विकास हुआ? तो स्टूडेंट ध्यान देना, इसका सही आंसर रहेगा द ऑप्शन, यानी डीएनए का विकास हुआ। जब आरएनए का रासायनिक रूपांतरण होता है तो किसका निर्माण होता है? डीएनए का निर्माण होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूक्लिक अम्ल के खोज करता है मिस्टर वॉन मोल, खुराना, क्रिक। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन क्या होता है? मिशर नामक वैज्ञानिक जो था, उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोजें की थी। और न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूक्लियोसाइड होता है, देखो चार ऑप्शन आपके सामने, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। अपने क्वेश्चन में किसको शामिल किया गया है? न्यूक्लियोसाइड को शामिल किया गया है। किस किस से मिलकर बना होता है? नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा से, नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह से ऑप्शन कहता है नाइट्रोजनी क्षार प्लस फॉस्फेट से, द कहता है शर्करा प्लस फॉस्फेट रीड से।
तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बात किसकी कर रहा है, न्यूक्लियोसाइड की कर रहा है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड की नहीं कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इसका निर्माण होता है नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा से। यदि इसके अंदर फॉस्फेट समूह को शामिल कर दिया जाए तो साइड के स्थान पर किसका निर्माण हो जाएगा, टाइड का, यानी न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड का यानी सही ऑप्शन अपने पास में रहेगा ए, यानी नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए में क्षारक युग्मों की परस्पर दूरी होती है। देखो ये एक स्ट्रक्चर से बनाते हैं, ये अपने पास में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल हो गया। अब देखो इस प्रकार में इसमें एक बात होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कुंडलन हो गया। इस कुंडलन के बीच में 10 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह पाया जाता है और उनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रम। तो अगला एक कुंडलन के बीच में पूछे तो आपको करेक्ट करना है सही ऑप्शन। लेकिन अगला क्या कह रहा है, डीएनए में क्षार युग्मक, जैसे देखो मैं इसको यहाँ से अलग से इसका बनाता हूँ, एक बड़ा आरेख बनाते हैं। ये इसका डायग्राम हो गया, ये कुंडलन हो गया। मैंने यहाँ पर रख दिया ए और यहाँ पर आपके पास में आप पता ही है ए के सामने कौन आ जाएगा, अपना टी आ जाएगा, यानी एडेनिन के सामने आ जाएगा थाइमिन। मैंने यहाँ पर लिख दिया गवानिन और यहाँ पर अपने पास में आ गया साइटोसिन। अगला इन दो नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना 3.4 एंगस्ट्रम होगा। बच्चे कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रम। और टोटल का पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, सिंपल है, देखो 3.4 × 10 ऐसे कर लेते हैं हम, हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसका जैसे पॉइंट हटाएंगे कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में 34 एंगस्ट्रम आ जाएगा। तो ये तो आता है 10 नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी का। जब क्या कह रहा है, क्षारकों को युग्म जो जोड़ा है उसके बीच की दूरी की बात करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रम। बिल्कुल समझ में आया, हाँ उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एंटीकोडोन उपस्थित होता है आरएनए पर, एमआरएनए पर, टीआरएनए पर या फिर द ऑप्शन कहता है ये सभी के ऊपर एंटीकोडोन पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, एंटीकोडोन टीआरएनए पर पाया जाता है, स्थानांतरण आरएनए पर पाया जाता है। कौन सा कोडोन, एंटीकोडोन पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन कहता है जंपिंग जीन का दूसरा नाम है, सिस्ट्रोन होता है, वाहक होता है, ट्रांसपोजोन होता है या फिर द ऑप्शन में लिखा हुआ है ए व से दोनों सही हैं। देखो कौन से जीन की बात कर रहा है, अगला जंपिंग जीन की बात कर रहा है। तो मेरे लाडलो ध्यान रखना, ट्रांसपोजोन जो होता है वही जंपिंग जीन का दूसरा नाम होता है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, से जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेक ओपेरोन में प्रेरक अणु होता है, परमिएज एंजाइम होता है, ग्लूकोज व ग्लेक्टोज होता है, डीएनए लाइगेज होता है या फिर लेक्टोज शर्करा होती है। तो हमने पढ़ा था बहुत ही शानदार तरीके से लेक ओपेरोन का मॉडल, और मैंने वहां पर बताया था आपको कि जो लेक्टोज शर्करा होती है इसको प्रेरक मोटिवेटर या मोलिक्यूल के नाम से जाना जाता है, मोटिवेटर के नाम से जाना जाता है। तो प्रेरक अणु के रूप में कौन काम करेगा, लेक्टोज शर्करा काम करेगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए की अम्लीय प्रकृति किसके कारण से होती है, नाइट्रोजनी क्षार के कारण से होती है या फिर स्टोन के कारण से होती है, फॉस्फेट समूह के कारण से होती है या फिर डिऑक्सीराइबो शर्करा के कारण से होती है। किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, डीएनए की अम्लीय प्रकृति की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, ये जो फॉस्फेट समूह होता है वो डीएनए की प्रकृति को कैसा बना देता है, अम्लीय बना देता है। तो डीएनए की अम्लीय प्रकृति किसके कारण से हो जाएगी, फॉस्फेट। तो अपना से ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किसने दिया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, लगाई लो 5 स्टार। बहुत शानदार मजेदार मसालेदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बिडल व टेटम ने किया था, टेमिन व बाल्टीमोर ने किया था, क्रिक द्वारा किया गया था, पुनेट के द्वारा किया गया था। बच्चे पहुंच गए होंगे आप, उम्मीद करता हूं ऐसी, क्योंकि अब अपना जो तैयारी का है वो बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है। आप पूरे चैप्टरों में से बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए, बार बार एक क्वेश्चन को पढ़िए। आपको लगातार आपका अभ्यास करना है और अभ्यास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। बार बार अभ्यास करते हो ना तो क्या हो जाता है, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, ये आपने सुना होगा। यानी रस्सी बार बार कुएं की मुंडेर से चलती है तो कुएं की मुंडेर में भी गड्ढा बना देती है। तो आपके दिमाग का एकदम से क्या करना, आपको धार लेकर के आना है। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत देने वाला साइंटिस्ट था क्रिक था। कौन था, क्रिक था। क्रिक ने सेंट्रल डोगमा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है,
वेरी सिंपल क्वेश्चन। डीएनए कैसा पदार्थ होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी ये जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके द्वारा ये जो माता पिता के लक्षण होते हैं वो आगामी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया था? ग्रिफिथ के प्रयोग से आया था, हर्षेवर चेज के प्रयोग से आया था, हरगोविंद खुराना के प्रयोग से आया था, या फिर मैक्लोड व मैकार्टी के प्रयोग से आया था? तो बच्चों याद रखना, हर्षेवर चेज का जो प्रयोग आया था उससे ये स्पष्ट हो गया था कि निश्चित रूप से डीएनए क्या होता है? एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एडेनिन का 30% है, देखो एडेनिन का कितना प्रतिशत है? 30%, तो गुआनिन का प्रतिशत होगा 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा, 40% होगा। देखो एडेनिन किसके साथ में जुड़ेगा? थाइमिन के साथ में। अगला किसका 30% बता रहा है? एडेनिन का, तो थाइमिन का भी कितना हो जाएगा? 30। टोटल कितना हो गया? 60%। पीछे किसका रह गया? ग्वानिन का। देखो ग्वानिन किसके साथ में जुड़ता है? साइटोसिन के साथ में, और इनका कितना परसेंट हो गया? 40% हो गया, 40%। लेकिन अगला किसका पूछ रहा है? ग्वानिन का, तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन कहता है लेक ओपेरोन परिकल्पना में संरचनात्मक प्रोटीन, देखो संरचनात्मक जीन का अनुक्रम होता है लेक ए, लेक जेड, लेक वाई, लेक वाई, लेक जेड, लेक ए, लेक ए, लेक वाई, लेक जेड। इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, यानी लेक जेड हो जाएगा, लेक वाई हो जाएगा और लेक ए हो जाएगा। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। लेक जेड, लेक वाई और लेक ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि डीएनए के एक रज्जुक में नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम ATCG, देखो ध्यान देना, ATCTG है, तो उसके पूरक आरएनए रज्जुक में क्या होगा? ध्यान से देखना, आरएनए की बात कर रहा है। एक बार देखते हैं किस प्रकार से इसका निरूपण होता है। देखो डीएनए के अंदर दिया हुआ आपको A और साथ में T, साथ में G, देखो इस प्रकार से आपको दिया गया है। हम जानते हैं A के साथ में कौन जुड़ेगा? T, तो T के साथ में कौन जुड़ेगा? A, और C के साथ में कौन जुड़ जाएगा? G, और T के साथ में कौन जुड़ जाएगा? A, और G के साथ में कौन जुड़ जाएगा? T। ये तो डीएनए का आया, लेकिन क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है? आरएनए का पूछ रहा ना। हम जानते हैं थाइमिन के स्थान पर कौन होता है? यूरेसिल होता है। तो ऐसा देख लो आप, अब इसमें जो बनेगा ना वो बन जाएगा UAGAC। कहाँ दिख रहा है आपको? बे ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब बे ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वॉटसन और क्रिक के द्विकुंडलित मॉडल को किसके द्वारा या किसके द्वारा जाना गया? देखो सी डीएनए के द्वारा, बी डीएनए के द्वारा, जेड डीएनए के द्वारा, डी डीएनए के द्वारा। तो बी डीएनए के द्वारा क्या हो गया था? वॉटसन और क्रिक का जो द्विकुंडलित मॉडल था उसको जाना गया था। ध्यान रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कहता है वह एंजाइम जो डीएनए के अणु को खंडों में काटता है। देखो कैंची, जिसको आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको हिंट दे दिया। ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसको आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है? वही यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान देना, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, रेस्टिकेशन एंजाइम और डीएनए जाइमेज। आणविक कैंची का नाम देते आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं? रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात कर रहा हूं, जो क्या काम करता है? डीएनए के खंड को या अणु को क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है।